हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में जानेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। तो दर्पण सूत्र में क्या क्या यूज होता है, पहले वो चीज देखते हैं। दर्पण सूत्र में जैसे देखिए एफ आएगा, फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी आएगा। इस सब को पहले हम डिटेल से पहले जान लेते हैं। उसके बाद आज हम दर्पण, इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पूछता है तो बोर्ड में 5 नंबर का, तो उसमें दर्पण सूत्र के बारे में देखिए। कहा चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी में देखें कि वस्तु की दूरी धनात्मक है कि प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक है, कौन क्या, उसी चीज के बारे में आज जिक्र करेंगे। यहाँ पे लिखा है क्या, मतलब सभी दूरियां क्या करते हैं, पोल से मापा जाता है। यहाँ पे देखिए फिगर में ये एक क्या है, उत्तल दर्पण है। सॉरी, ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, ये देखिए, जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो आप एक डिटेल, एक यहां से आप देखिए लाइन दे सकते, यहां से ये हम लंब डालते हैं। अब कह रहा देखिए, जब भी हम यदि नाप प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी नापेंगे तो कहां से नापते हैं, पोल से। पोल मतलब ध्रुव। जैसे यहाँ पर आ रहा है, मिड पॉइंट हुआ निर्देशांक में, यहाँ पर ये 0 0 हुआ ना, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो वही यहाँ पर जो पोल है वो क्या है, मूल बिंदु। अब चलिए, अब यहाँ पर आते, सभी दूरियां को पोल से मापा जाता है। पोल का मतलब ध्रुव। पोल का मतलब ध्रुव। पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव। अब देखिए कह रहा है दर्पण के प्रधान अक्ष को क्षैतिज अक्ष का, प्रधान अक्ष को क्षैतिज अक्ष का। तो प्रधान अक्ष आपको पता है, प्रधान अक्ष ये हो गया दर्पण। दर्पण ये जो आता है, जो मिड पॉइंट पर आता है उसी को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। अब देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो होता है। एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष को ऊर्ध्वाधर क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो वही कह रहा है क्षैतिज को, मतलब प्रधान अक्ष, ये क्या है, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष को ही एक्स अक्ष कहेंगे। एक्स अक्ष कहेंगे, मतलब ये आपको समझाने के लिए है। एक्स अक्ष जो है, एक्स डैश हो गया, एक्स यहाँ पर वाई ले लीजिए, या वाई डैश। अब हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, दर्पण के ध्रुव को दर्पण के ध्रुव को ही मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ अब देखिए, बोले थे ना दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए मूल बिंदु, इस पर डाले गए लंब, जो यहाँ पर लंब डाला गया ये क्या है, अब प्रधान अक्ष के ऊपर ये क्या लंब है, लंब है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर या वाई एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। अब यहाँ पे वाई एक्सिस देते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर या एक्स एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को क्षैतिज। अब देखिए क्षैतिज क्या, तिरछी रहता है। एक्स अक्ष लंब, ऊर्ध्वाधर मतलब खंबा। अब देखिए दूसरा नंबर है दर्पण के ध्रुव से बाई की। अब देखिए दर्पण के ध्रुव से बाएं की सभी दूरियां क्या होती, बाएं क्या ऋणात्मक होती, दाएं की तरफ। अब आपको हम एक चीज बता रहा है, दर्पण के ध्रुव से बाएं की सभी दूरी, दर्पण के बाएं की ऋणात्मक और दाएं की सभी दूरियां क्या धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। हो गया पहली बात। अब कह रहा प्रधान अक्ष, यही ना प्रधान अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां, ऊपर की दूरियां मतलब ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक। अब आपको एक बार शॉर्ट बताते हैं, ये चीज का जरूरी होगा। देखिए आप एक ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां सभी दूरियां ऋणात्मक, पहली बात। अब यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। अब देखिए चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, उसमें वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप वस्तु की दूरी जहां भी पूछे आप ऋणात्मक पूछिएगा। आपको कभी का ऑब्जेक्टिव मिलता है, वस्तु की दूरी क्या है, हमेशा ऋणात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या, कभी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता केंद्र क्या होती है, धनात्मक। अब क्यों होता है वो देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये फोकस, ये अभी बोले ना पोल से दाएं की क्या, दाएं की बाएं की सभी दूरी,
अब पोल से दाएं की सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक। बाएं की सभी दूरियां ऋणात्मक। अवतल दर्पण के, अब देखिए यहीं पर कह रहा है क्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो ये देखिए फोकस और वक्रता केंद्र किधर है? अवतल दर्पण की बाईं तरफ, इसलिए ये ऋणात्मक कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अब क्यों होता है तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब देखिए वक्रता केंद्र और शियर इधर होगा और वस्तु तो आएगा इधर, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए ये चीज बारे में देखिए। अब देखिए आपसे अब इसमें और चीज बताएंगे क्या, तो अब जैसे दर्पण सूत्र निर्देशित करेंगे तो उसमें वस्तु दूरी आएगा, वो कंफ्यूज करेगा उसको। इससे पहले हम बताए थे दर्पण जैसे परावर्तन, उसमें बताए थे। आज देखिए फोकस दूरी को किससे, एफ से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से, वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को किससे कहते हैं, वी से, और वस्तु की दूरी। अब देखिए यहाँ पर वस्तु ये आवर्धन में काम आएगा इसलिए ये लिख दिया, और वस्तु की दूरी को एच से, प्रतिबिंब की दूरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे, दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। या तो आपको क्वेश्चन दे देगा दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करें, या लिख देगा दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। या सिद्ध करना है कि दर्पण सूत्र 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करना है। आज देखिए अब क्या करते हैं दर्पण में, अब देखिए यहाँ पर बनाए हैं, मतलब ये डायग्राम है। अब देखिए हम एक रफ खराब डायग्राम दिखाकर आपको समझाते हैं। अब देखिए एक है यहाँ, अब देखिए ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, क्या हो गया। अब देखिए ये फोकस और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ पर हम क्या किए, देखिए पहले सी और सब कुछ बना लिए। अब देखिए अब क्या किए, ये एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण। आपको एक चीज पता होगा, जब हम सी और अनंत के बीच में वस्तु को रख रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, आप लोग। अब देखिए उसका प्रतिबिंब हमें सी और एफ के बीच बन रहा था। किसके किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। अब देखिए यहाँ पर हम प्रतिबिंब रखे ये भी किससे फोकस होकर आइए वक्ता केंद्र से डायरेक्ट प्रतिबिंब निकाला, ये सी और एफ के बीच बना। अब देखिए अब ये चीज क्यों बताएं, तो इसलिए बताएं क्योंकि इसका हम यही यहाँ पर किए, क्या किए। अब देखिए सी और अनंत के बीच में रखे, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब जहां बनता तो उसको बीच में हम रखे, तो वही किए, क्या किए, ये तो अवतल दर्पण है, तो ये था। अब क्या किए, एफ और सी था, तो डायरेक्ट क्या किए, एक ऑब्जेक्ट सी और अनंत के बीच में है, तो यहां से क्या किए, इसको हम मिला दिए। इसका डायरेक्ट प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, इसको हम इससे मिला दिए। क्या किए थे, यहाँ पर देख लीजिए, ये है, देखिए यहाँ पर सी, आप यहाँ पर सी ले लीजिए, ये आप ले लीजिए एफ सी, तो यहाँ पर है। अब यहाँ से देखिए आपतित किरण, तो जो भी फोकस होकर जाएगा ये इससे गया, प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिए, कुछ नाम दे दिए। अब क्या किए यहाँ पर, अब देखिए इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए। अब देखिए आपको लग रहा है ये बना। अब देखिए आपको एक चीज, इस पॉइंट को भी हम यहाँ से मिला दिए, क्योंकि वक्रता केंद्र से मिला दी, तो यहाँ से इसको भी मिला दिए। अब इसका हम नाम कुछ दे दिए। अब इसको ऑब्जेक्ट माने तो ओ दे दिए हैं,
इसका आई दे देते हैं, या एक्स वाई जेड आप किसी को मान सकते हैं। देखिए ये पोल है, पोल, यहाँ पर क्यू दे दीजिए, एम एन दर्पण। अब देखिए इसमें हम क्या क्या किए वो चीज देखिए। आपको एक चीज मालूम होगा, ये वक्ता केंद्र है, इसका दूरी आर होता है, आर होता है वाली बात। अब देखिए इसका यदि आप तो फिगर समझ गए होंगे, फिगर समझ, ये मेन डायग्राम ये है, इसी से हम क्या किए, उसको हम फिगर अच्छा लगे इसलिए डायरेक्ट ड्रॉ कर दिए, क्योंकि जो अनंत सी और अनंत के बीच फोकस बना, यहाँ मिड पॉइंट था उसको मिला दिए, वक्ता केंद्र को भी मिला दिए और ऑब्जेक्ट को भी मिला दिए एक पॉइंट पर लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लेकर। तो आप ये कर सकते हैं नीचे ऊपर, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर भी मिला दीजिए, इसको नीचे मिलाइए, हो गया, बन गया। अब नीचे बनाए ऊपर बनाए, किसी शॉर्ट पॉइंट को मिला दिए। अब देखिए आपको यदि भाषा लिखना है, हम देखिए आपको यहाँ पर अच्छी तरह से कैसे किसको लिखना पूरा बनाना है, ये तो बना। अब क्या करना है, लिखिएगा माना कि एम एन क्या अवतल दर्पण है, माना कि एम एन क्या है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पर भी लिखिए माना कि एम एन कोई अवतल दर्पण है। अब देखिए जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है, और क्या करिए P से क्या U दूरी पर, P से U दूरी पर कोई, सॉरी P से U दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट का C और वक्ता केंद्र के बीच में कोई ऑब्जेक्ट O है, C और अनंत के बीच में वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में कोई ऑब्जेक्ट क्या है, O है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है। अब देखिए उसके बाद क्या किए, यहां से देख लीजिए, उसके बाद P तथा V दूरी पर कोई प्रतिबिंब I बनता है, कोई प्रतिबिंब इमेज कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है, तो वो लिख दीजिएगा C और F के, जो फिगर में किया हमें लिखना है। उसके बाद क्या किया और क्या, अब देखिए बना लिए। अब देखिए कुछ नाम देते हैं कोण का, आप यहाँ पर आप दोनों थीटा लिख सकते हैं, कोण का नाम दे। अब देखिए ये अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, इसको गामा मान लिए, अल्फा बीटा गामा माने, लेट मतलब मान लिए। तो अब देखिए आप डिफिनेशन आप देखिए यहाँ पर देखिए, माना कि एम एन कोई अवतल दर्पण है, माना कि एम एन कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C एवं फोकस F, फोकस क्या है, F है, लिख दीजिए। दर्पण के प्रधान अक्ष पर क्या, यहाँ अच्छा से लिखें, P से U दूरी पर, P से U दूरी पर C तथा अनंत के बीच पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई बिंदु कोई वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद किसी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो इमेज है, तो इसलिए आई से लिख दिए। आप लिख सकते हैं कुछ आई लिख दिए, आई से। अब देखिए परावर्तन के बाद कहाँ बन रहा है, आई पर बनता है। अब आप एक चीज जानते हैं परावर्तन के नियम से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही लिख दिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन। अब देखिए यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा मान है वही लिख दिए, P O Q बराबर अल्फा, P A और Q बराबर अल्फा, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद P C Q बीटा, नहीं अभी मतलब जो लिखे वही बना है। अब देखिए फिर लिख दिए P I Q बराबर गामा, तो अच्छा लगे एक जगह, मतलब यहाँ पर इसलिए लिखे P O Q बराबर अल्फा, P C Q बराबर बीटा, P I Q बराबर गामा, लेट मतलब माना। अब देखिए अब त्रिभुज यहाँ पर लिए, तो आप पहले चलेंगे एक त्रिभुज में, उसके बाद दूसरा दिखेंगे। अब देखिए किस में चले, O C Q, देखिए त्रिभुज कहाँ O C Q, त्रिभुज O C Q में। अब देखिए क्या कोण से देखिए, तो आप जानते हैं यदि ई कोण जितना होगा ये दोनों कोण बराबर, क्योंकि एकांतर कोण से हम जानते हैं, इसीलिए लिख दिए। बीटा बराबर आप लिखिएगा तो आप दोनों कोण कीजिएगा,
बराबर, क्योंकि दोनों कोण बराबर, तो बीटा बराबर लिखे अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा ये दोनों कोण का योग होगा। बीटा बराबर एकांतर कोण से हम जानते हैं, जैसे आप दोनों एकांतर कोण है देखिए यहाँ ये शीर्षामुख दो समांतर रेखा जो कोई तिरछे क्षैतिज रेखा काटती है तो वही है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ये कोण होगा 6 से, ये कोण होगा 6 से 2 5, यही क्या किए तो वही यहाँ पे देखिए एकांतर कोण से है। ये पूरा नाम डिफिनेशन है होता जब दो समांतर रेखा कोई तिरछा क्षैतिज रेखा काटती है तो उससे क्या बनता है, जो कोण बनता है उसी का एकांतर। अब देखिए यहाँ पर बोलिए, अब वही एकांतर कोण से लिए तो अब आप समीकरण इसको क्या मान लिए, 1 मान लिए, 1 मान लिए, क्योंकि हम सोचे हैं कुछ अलग करके अलग तरीका से बताएं। किताब में दिया है त्रिभुज सर्वांशम करने के लिए, उसमें टाइम लगता है, ये भी जाएगा, इसमें भी 5 नंबर देगा, उसमें भी टाइम देगा, इसलिए देखिए अब क्या कर रहा है गामा। अब त्रिभुज आई ओ क्यू, देखिए त्रिभुज आई ओ क्यू, पहले त्रिभुज गए ओ सी क्यू में, अब चलते हैं आई ओ क्यू में। चलिए अब देखिए गामा बराबर अल्फा प्लस 2 थीटा। अब देखिए इसको थीटा थीटा 2 थीटा कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों एकांतर को तो अब बीटा अल्फा प्लस 2 थीटा, क्योंकि अब इसका काम ना है, इसका काम नहीं है, क्योंकि पिछला वाला पट्टी को काम नहीं, क्योंकि पूरा त्रिभुज के ले लिए, पूरा के ले लिए हैं, पूरा के ले लिए, इसलिए अब काम अल्फा प्लस 2 थीटा हो गया, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए आपको लुप्तीकरण, मैथ लुप्तीकरण आता है, आप दोनों में से किसी को एक बराबर कीजिए, दोनों कीजिएगा तो वो वही लुप्तीकरण का यहाँ पर प्रयोग किए, सॉरी लुप्तीकरण या विलोपन विधि वही हुआ। अब देखिए अब देखिए क्या कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए और 2 को माइनस कर दिए, 2 को माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ से सोल्यूशन है तो 2 से गुना 2 बीटा 2 गामा 2 थीटा, अब दूसरा को सेम लिख दी। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस रहेगा माइनस लेंगे, जो प्लस रहे यहाँ पर जो प्लस माइनस रहेगा प्लस लेंगे। ये है लुप्तीकरण का, आपको मैथ वाला सर पढ़ाए होंगे आप अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसी को क्या किए, ये माइनस था तो उधर प्लस में, इसी को लिखे क्या, यहाँ पर क्या था प्लस 2 बीटा, तो 2 बीटा यहाँ पर रख दिया अल्फा प्लस बीटा, समीकरण 3 मान। अब देखिए चित्र पर आइए, तो आप एक चीज बताइए, यदि अल्फा रहेगा अल्फा को आप tan अल्फा लगभग में बराबर माने, लगभग में बराबर माने, बराबर मतलब लगभग में बराबर माने, वही लिखे हैं अल्फा बराबर लगभग में बराबर tan अल्फा। आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है, tan बराबर सूत्र होता है क्या होता है, लंबा क्या होता है आधार, लंब बटे कितना होता है आधार, tan बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ओ सी अल्फा बराबर, देखिए tan अल्फा बराबर, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, पी क्यू क्या हुआ लंब और पी और आधार हुआ, क्योंकि जानते हैं त्रिभुज में सामने वाला जो मतलब होता है थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण होती है, वही लिखे। अब देखिए tan बीटा बराबर भी कर दिए, ये सब के लिए लंब होगा, ये सब के लिए लंब होगा, लंब तो होगा करेगा क्योंकि सबके सामने में tan अल्फा tan बीटा tan गामा। और देखिए यहाँ पर भी अब यही चेंज हुआ, नीचे में पी ओ इसका हो गया सिंबल। अब देखिए क्या किए यहाँ पर एक, अब देखिए यहाँ पर क्या किए पी सी किसका हो गया tan बीटा का पीसी हो गया क्या आधार। अब देखिए पी आई गामा हो गया आधार, क्योंकि देखिए यहाँ पर आई पहले पी आई लिखे, पी सी क्योंकि पी आई क्या यहाँ पर है दिया रहा ये, तो बड़ा आधार चेंज होते गया। अब देखिए अब क्या किए सब क्या 3 में, समीकरण 3 में क्या किए अल्फा बीटा गामा का मान रख दिए, 3 में क्या किए अल्फा बीटा का मान। अब देखिए 2p q, बीटा की जगह क्या है तो बीटा की जगह इसका मान रख दिए, गामा की जगह इसका मान रख दिए,
सॉरी बीटा आ जाएगा इसका मान, गामा आ जाएगा इसका मान, क्योंकि अब देखिए आप प्लस साथ प्लस सिर्फ समीकरण 3 में अल्फा बीटा गामा का मान रखिए। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर एक हम स्टेप छोड़ अथी करके पी क्यू और पी सी हो गया। अब देखिए पी क्यू को कॉमन लेंगे 1/पी ओ प्लस हो जाएगा 1/पी आई प्लस होगा। अब देखिए पी पी कैंसिल हो गया, तो वहीं पर लिखे हैं 2 था तो 2/पी सी आई पी ओ आई पी आई। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, वास्तविक चिन्ह एवं संकेत का प्रयोग, जो चिन्ह परिपाटी अभी बताए थे, बोले अब दर्पण सूत्र में प्रयोग होगा, यहीं पर प्रयोग हुआ। अब देखिए यहाँ पर 2pc, अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए pc, अब इसमें देखिए बनाए pc आपको एक चीज लिखा सूचित किए थे f बराबर r/2, तो आप यहाँ पर r को 2f लिख सकते हैं ना, आपको 2f, तो यहीं पर क्या किया r बराबर 2f लिखे, r बराबर क्या लिखे 2f, r बराबर क्या लिखे 2f। अब देखिए यहां से 2f लिखे, यहां पर क्या किया 2/pc का। अब देखिए बताए थे अवतल दर्पण फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यहाँ पर इसे माइनस चिन्ह, वस्तु क्या है ऋणात्मक होता है, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ऋणात्मक, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही जगह जब फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तभी तो वस्तु प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा दर्पण के पीछे, वही तो पर प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी, नहीं तो हर एक जगह प्रतिबिंब हो वस्तु तो ऑलरेडी रहेगा, फोकस भी धनात्मक होगा, मगर प्रतिबिंब का दूरी चेंजिंग होती रहेगा, वो एक ही जगह होगा जब ध्रुव और किसके बीच हो फोकस के बीच में रहेगा प्रतिबिंब, तभी जाकर उसका प्रतिबिंब प्लस होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया, अब सी और अनंत के बीच में लिए अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/-, अब क्या कि माइनस माइनस देखिए यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो, अब यहाँ पर 1/f बराबर 1/u 1/v। अब देखिए यहाँ पर दर्पण सूत्र प्रूव हो गया। अब देखिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, आपको अगले वीडियो में बताने का। एक बार और फिर से देखिए सब जगह क्या कि पहले था कहाँ सी और अनंत के बीच में ऑब्जेक्ट था, पहले एक अवतल दर्पण बना लिए और अवतल दर्पण था कहाँ, आपको दर्पण से तो पूछेगा, उसमें अवतल उत्तल कुछ नहीं पूछेगा, जो पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, ये मैथमेटिकल टूल है, आप वो देख लीजिए। क्या किए एक अवतल दर्पण mn बना दिए, उसके बाद देखिए प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष सब में बोले थे बनाने के लिए बना दिए, उसके बाद क्या किए P और P, अब देखिए यहाँ से दूरी क्या आता है, दूरी लिख दी, अब भाषा बना लीजिएगा। उसके बाद P अल्फा बीटा गामा मान लिए, यहाँ पर POQ बराबर अल्फा PCQ बराबर। अब क्या कहते त्रिभुज OCQ में गए, एकांतर कोण से यहाँ पर कर दिए, समीकरण 1 बना लिए, समीकरण 2 बना लिए। अब इसमें 1 से गुना कर दिए 2 से, तब दोनों को विलुप्तीकरण या विलोपन विधि से मैथमेटिकल टूल आता है। उसके बाद क्या किए यहाँ पर मान समीकरण 3 में इस सब का मान रख के पुट कर दिए, यहाँ पर हमको आ गया। इसके बाद यहाँ पर प्रूव कर दिए। इसके अब देखिए इससे पहले भी बताया, जो प्रॉब्लम कमेंट कर दीजिएगा। और आज तो आपका ये नहीं खत्म होगा, कल शायद अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को लास्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।